हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, लास्ट कहाँ रुके थे आप? कार्य बताया था, तो कार्य में 2 क्वेश्चन दिए थे, तुम्हें करके आए हो? तू तो मुझे पता है कल ही कर लिया था, पूछने गई थी। ठीक है, तो कार्य में हमारे पास एक तो दिया था तुम्हें कि वर्क डन 15 डिग्री के लिए निकालना है, और दूसरा तुमने वर्क डन 75 डिग्री के लिए निकालना है। ये 2 दिए थे, ये दोनों खास हैं, याद रखना। क्योंकि जब 15 डिग्री निकालना चाहते हो या 75 डिग्री निकालना चाहते हो तो यूं समझ जाना डायरेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, अब 15 डिग्री निकालते हो तो कैसे निकालते हो? कॉस 15 डिग्री का मान तुम्हें निकालना आना चाहिए। कैसे निकलता है कि 2 वैल्यू ऐसी लो जिसे तुम जानते हो और जिससे 15 मिल जाए। तो तुम जानते हो 30 और 45, तो कॉस 45 और माइनस कितना ले लो? 30। अब बच गया 15। तो 2 वैल्यू ऐसी है जिनको तुम जानते हो, इससे तुम फार्मूला तैयार कर सकते हो। कोस है तो CCSS। ठीक है, तो कोस का मतलब होता है CC का मतलब होता है कोस A कोस B। तो कोस 45 और साथ में क्या है? कोस 30 डिग्री। अब माइनस है तो प्लस लेना है। एस का मतलब है साइन 45 और साइन कितना? 30। ये तुम्हें सीखने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, डील मत दो। अब कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 30 कितना है? √3/2। तो ये तो वैल्यू आ गई किसकी? पहले पोर्शन की। दूसरा कितना बनेगा? प्लस साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। यानी एलसीएम सेम है, ये बन गया √3 प्लस 1 और बटे कितना आएगा? 2√2। ये वैल्यू आ गई। उसमें क्या आएगा? माइनस। बस इतना खेल है। बस यहाँ प्लस है तो इसमें क्या लेना है? माइनस। 75 वाले में चीज यही आनी है। 45 जमा क्या करना है तुमने? 30। तो यही बनेगा 45 जमा 30 में बन जाएगा √3 माइनस 1 और बटे में क्या लिखना आपको? 2√2। बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा कार्य। F तुम्हें दिया था, S तुम्हें दिया था, और पीछे इकाई क्या याद रखनी है? जूल। ठीक है, अब एक केस ऐसा आता है कि जहां कार्य शून्य हो तो क्या कारण हो सकता है? कि जहां कार्य 0 हो, इसके मामले में तुम क्या क्या कारण अपनी तरफ से पुट कर सकते हो? तो पहला कारण यह है कि बल 0 हो जाए, कि बल लगे ही ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है? कि विस्थापन ही ना हो, डिस्प्लेसमेंट हो ही ना। तीसरा कारण आपको बताया था कि जो F और जो S है वो एक दूसरे के साथ कैसी स्थिति में हो? लंबवत, यानी परपेंडिकुलर। यानी दोनों अगर समकोणिक, दोनों अगर लंबवत है तो आपका कार्य हमेशा कितना आएगा? 0। तो ये तो अपन ने कल पढ़ा ही था। अब 2 कारण और ले सकते हो कि बल अगर किसी वस्तु पर नहीं लगता है, इसका अर्थ ऐसे नहीं पढ़ा जाता। वो क्वेश्चन देता है कि एक वस्तु नगण्य बल के साथ हो तो बताइए कार्य क्या होगा? नगण्य का मतलब होता है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब बल कितना है तुम्हारा? 0। अब कहे कि वस्तु के ऊपर बल तो लग रहा है पर विस्थापन नहीं है, तो बताइए कार्य क्या है? तो भी आपका कार्य क्या है? 0। तो ये 3 स्थिति है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लिखो कि एक मेज पर लगाया गया बल, कि कोई मेज है उस पर लगाया गया बल जो है वो 10 न्यूटन है। से विस्थापन अगर नगण्य हो, विस्थापन नगण्य हो तो कार्य क्या होगा? अब जहां शब्द नगण्य की है इसका मतलब हमारे पास टैग मिल गया कि उसका कार्य क्या होगा। तो कार्य कितना होगा आपके पास? 0 होगा। ठीक है, कि बल तो है परंतु विस्थापन नगण्य कर दिया, उत्तर क्या बनता है? सीधा सा 0 बनता है। ठीक है, ऐसे टैग मिलते हैं क्वेश्चन में कि जिनका जवाब ऑटोमेटिक या हाथों हाथ दिया जा सकता है।
तो ये सिंपल चीज कई बार पूछ ली जाती है। ये तीनों फैक्टर आपको कार्य के क्या है याद रखने हैं। अब बात आती है हमारे पास ऊर्जा। ऊर्जा में क्या क्या चीज थी? ऊर्जा बताई थी आपको, पहले तो ये बताया था कि ऊर्जा क्या है। तो जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं आप? ऊर्जा, यानी एबिलिटी टू डू वर्क, कि जो एबिलिटी होती है किसको करने की? कार्य करने की। टू डू वर्क यानी कार्य करने की क्षमता, कि जो आपके पास कार्य करने की क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। अब बात आती है कि कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा कह दी, एक तुम्हें बताया था कि ऊर्जा संरक्षण नियम। ये दो बातें कभी नहीं भूलनी कि ऊर्जा क्या है और एक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण जो नियम था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या बताया था लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को? ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है कि ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती, ना इसे नष्ट किया जा सकता, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह होता है ऊर्जा संरक्षण नियम। ऐसे ही तुम्हें याद रखना है द्रव्यमान संरक्षण नियम। ना तो द्रव्यमान बनाया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, एक रूप से क्या कर सकते हो तुम? उसे दूसरे रूप में बदल सकते हो। ये चीज होती है संरक्षण नियम दोनों। अब इसका मतलब ये था कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट, कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती या बनाई जा सकती, और ना ही नष्ट की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है, कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी को कहते हैं हम ऊर्जा संरक्षण नियम। यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो विच इज नोन टू बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये अपन ने पहले पढ़ा है। इसके उदाहरण बताओ। पहले तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा के रूप क्या क्या हैं, फिर हमने रूपांतरण पढ़ने हैं कि ऊर्जा के रूप और रूपांतरण। ऊर्जा के रूप क्या क्या है भाई? पहला कि यदि कोई वस्तु गतिमान है, कि गतिमान वस्तु के पास ऊर्जा, ऐसे पूछता है कि कोई गतिमान वस्तु है और उसके पास ऊर्जा पूछे तो कौन सी ऊर्जा होती है? कि चल रही है तो कौन सी ऊर्जा आएगी? गतिज ऊर्जा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये हमने पढ़ना है और आगे काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में भी लेना है। दूसरा, अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर है या कोई वस्तु विराम पर है या कोई वस्तु ऊंचाई पर विद्यमान है, इनमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि एक वस्तु जो विराम में खड़ी है, रुकी हुई है, बैठी है या डैम में पानी खड़ा है, तो इनके पास बताइए कौन सी ऊर्जा है? तो इनके पास स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3, सूर्य के प्रकाश में, कि जो सूर्य का प्रकाश है उसकी ऊर्जा कौन सी है? कि जो सूर्य का प्रकाश है उसमें दो रूप है, एक आपका प्रकाश ऊर्जा है और वो प्रकाश ऊर्जा प्रभाव पैदा करती है कौन सा? उष्मा का। तो दूसरा रूप कैसा है उसमें? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊपर वाली दोनों ऊर्जाओं का जोड़ क्या कहलाएगा? जैसे पंखे लटके हुए छत से, कौन सी ऊर्जा है इनके पास? छत से लटके पंखे के पास ऊर्जा होती है कौन सी?
पे लटका हुआ है, लटका रखा ऊंचाई पे है, तो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज। अगर क्या छत से लटका हुआ पंखा चलता है तो कौन सी ऊर्जा है? हाँ। फिर आती है यांत्रिक, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो याद रखना नंबर 4, जिसमें इन दोनों का जोड़ हो उसे हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक। यांत्रिक ऊर्जा होती है मैकेनिकल एनर्जी, कि जैसे डायनमो टरबाइन से संलग्न होकर ऊर्जा पैदा करता है, कौन सी? विद्युत ऊर्जा। वो आपके पास कैसी ऊर्जा से कैसा बदलाव है वो पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 5 याद रखना, डायनमो के पास ऊर्जा कौन सी होती है? कि जो डायनमो है उसके पास ऊर्जा कौन सी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। रूपांतरण आगे बताएंगे। नंबर 6, कि पदार्थ में ऊर्जा कैसी होती है? कोई भी पदार्थ है, बताया था आपको कि जो भी पदार्थ है दुनिया का, उन सभी पदार्थों के पास एक ऊर्जा होती है जिसका नाम क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। कि पदार्थ जलता है, पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, क्रिया करता है, तो कौन सी ऊर्जा के कारण चलता है? वो केमिकल एनर्जी के कारण। उसके अलावा आपके पास ऊर्जा के कोई रूप नहीं है, रूपांतरण पूछे जाएंगे। जैसे रूपांतरण में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखो। जैसे नंबर 1 गतिमान बता दिया, स्थितिज बता दिया। अब आपने रूपांतरण में क्या क्या याद रखना है जिसे बदला जाएगा? रूपांतरण में नंबर 1, जलता हुआ कोई भी पदार्थ है, याद रखना कि जलता हुआ कोयला हो, जलती हुई मोमबत्ती हो। कि जलता हुआ कोयला है या आपके पास जलती हुई मोमबत्ती आए, इनके पास कौन सी ऊर्जा होती है और किस में बदलती है? इनके मामले में पूछा जाए कि कौन सी ऊर्जा किस में बदलेगी, कि जो ऊर्जा है वो कौन सी है और वो किस में बदलेगी। तो कौन सी ऊर्जा होती है पदार्थ के पास? अभी बताया है, रासायनिक होती है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा, जब कोई चीज जल रही है तो आप घरों में चूल्हे में लकड़ी जलाते हो, तो उससे क्या बनता है? खाना। खाना किस ऊर्जा से बनता है? उष्मीय ऊर्जा से। ठीक है, तापमान। तो यानी रासायनिक ऊर्जा नंबर 1 किस में बदलती है? आपकी उष्मीय ऊर्जा में। प्लस प्रकाश भी पैदा होता है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रकाशीय ऊर्जा। तो आपके पास जलते हुए पदार्थ से 2 ऊर्जाएं पैदा होती है, और रूपांतरण किस का किस में है? तो रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा और किस में होता है? उष्मा ऊर्जा में। कैंडल लाइट डिनर करते हैं लोग, थोड़ा रोशनी चाहते हैं। ठीक है, और सर्दी में अच्छे से करेंगे तो थोड़ी क्या मिलेगी? उष्मा। हीटर जल रहा है, लकड़ी जल रही है चूल्हे में, तो सबसे क्या करते हो तुम? अब जैसे सर्दी है, लकड़ी जलाते हो तो चूल्हे से दूर होने का दिल ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपको उष्मा मिल रही है। ठीक है, अब भट्टी में पानी गर्म करना है तो उसके आगे बैठे रहेंगे कई देर। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? उष्मा। तो यानी उष्मीय ऊर्जा धुई जगा ली। धुई में जितना क्या आप ईंधन डालोगे तो आग की लपटें उतनी क्या उठेगी? ज्यादा। तो प्रकाश क्या फैलेगा? ज्यादा। अब आपने ईंधन कम डाला है तो प्रकाश क्या फैलेगा? कम। उष्मा भी क्या मिलेगी? कम। ऐसे क्या हुक्के में लोग क्या डालते हैं? कोयला। अब ब्याह शादियों का सीजन चलेगा तो भट्टियां चलानी है, क्या इस्तेमाल करेंगे लोग? कोयला। ठीक है, और पहले के जमाने में आपने देखा होगा लाइट जाती थी तो क्या जलाते थे? मोमबत्ती। तो ये सारे खेल हमने देख रखे हैं। तो ये डेली लाइफ की चीज पूछता है कि इसमें क्या किस में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा उष्मीय और किस में जाती है? प्रकाश। एक आता है वैद्युत बल्ब का, कि जो वैद्युत बल्ब है वो किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? इलेक्ट्रिक बल्ब विच कन्वर्ट विच एनर्जी फॉर्म टू विच एनर्जी फॉर्म। तो यानी वैद्युत बल्ब के पास, अब ये बल्ब जल रहा है, कौन सी ऊर्जा आ रही है इसके पास? वैद्युत ऊर्जा आ रही है। तो वैद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है? आपके सामने है। वैद्युत बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को किस में लेके जा रहा है? नंबर 1 तो क्या दे रहा है आपकी आंखों के सामने? प्रकाश। तो एक तो वो दे रहा है प्रकाश ऊर्जा। दूसरा क्या, इससे थोड़ी गर्मी भी पैदा हो रही है, तो प्लस क्या पैदा कर रहा है? वो उष्मा। तो यानी आपके पास वैद्युत बल्ब किस ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है?
तो वैद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट प्लस किस में लेके जाता है? हीट में। और ये एग्जांपल आप सोडियम बल्ब का भी करते हैं। मान लो कभी जलता हुआ बल्ब फ्यूज हो गया, उसी टाइम हाथों हाथ बल्ब को हाथ लगा के देखो, जलते हुए बल्ब को हाथ लगा के देखो कैसा होता है? गर्म। गर्म है तो क्या उसके पास? उष्मा। साथ में क्या दे रहा है वो? प्रकाश। ठीक है। उसके बाद वैद्युत हीटर, जो वैद्युत हीटर होता है वो प्रकाश तो बहुत ही कम देता है, लेकिन गर्मी क्या देता है? बहुत ज्यादा। क्योंकि आप हीटर पे खाना गर्म कर सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वैद्युत हीटर किस ऊर्जा को प्योरली किस में लेके जाएगा? उष्मा में। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को ज्यादातर किस में बदलता है? उष्मा ऊर्जा में। क्योंकि वहां प्रकाश बहुत ही कम होता है और उष्मा क्या होती है वहां पे? ज्यादा। तो इसलिए प्योरली कहा जाता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक रोड आ जाए जिससे तुम पानी गर्म करते हो, इलेक्ट्रिक हीटर आ जाए जिससे हम खाना पका सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं, कौन सी ऊर्जा किस में जा रही है? विद्युत टोटल किस में जाती है? हीट में। ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक रोड, वैद्युत रोड की जो वैद्युत रोड होती है वो भी आपके पास किस एनर्जी को किस में बदलती है? प्रकाश तो तुम्हें देखने से रहा उसमें, ये जो पानी गर्म करने वाली रोड आती है तो उसमें क्या प्रकाश दिखता है तुम्हें? नहीं। सिर्फ आपको क्या गर्म होता नजर आता है वहां पे? पानी। इसका मतलब वैद्युत ऊर्जा किस में जाती है? टोटली उसमें ऊर्जा में। ठीक है, ये बातें अच्छे से याद रखनी है। आगे इसी प्रकार आपके पास डैम का खड़ा पानी की जो खड़ा पानी है वो चलकर टरबाइन घुमाता है, तो कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? तो कौन सी ऊर्जा किस में रूपांतरित होगी? अब डैम के पास पानी है और वो पानी खड़ा है, तो उसके पास कौन सी ऊर्जा है? चरम सीमा पर, एक्सट्रीम पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा है, स्थैतिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। चलकर वो किसको घुमा रहा है? टरबाइन। अब टरबाइन खड़ा है और साथ में घूम भी रहा है, तो ये बात याद रखनी है। तो उसके पास, खड़े पानी के पास कौन सी ऊर्जा थी? स्थैतिक। स्थैतिक ऊर्जा थी, यानी पोटेंशियल एनर्जी थी। स्थितिज ऊर्जा कह सकते हो, दो नाम दे सकते हो इसको, स्थितिज और स्थैतिक। तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती है? जब वो टरबाइन की बात कर रहा है, तो टरबाइन के पास कौन सी ऊर्जा? खड़ा हुआ टरबाइन घूमता है तो एक ही ऊर्जा बनती है, कौन सी? यांत्रिक। और इसी बात पर एक नया टैग बनता है कि जो डायनमो है वो कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है। तो अब आपके पास टरबाइन से जुड़ा हुआ खेल किसका होता है? डायनमो का। अब डायनमो को कौन सी ऊर्जा मिल रही है? यांत्रिक। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में। ये भी लिख डालो कि डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो डायनमो किस पे काम करता है भाई? डायनमो का सिद्धांत पूछ ले तो क्या सिद्धांत है और किस बंदे ने दिया? क्वेश्चन आता है, लिख लो, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि डायनमो किसकी देन है? डायनमो जो है वो किसकी देन है जिस पे वो काम करता है? तो डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? और डायनमो का सिद्धांत किसने दिया? अब बिजली किसने बनाई है? बिजली के तार गांव में दारू पीड़ी आदमी पकड़ते हैं, वो फैराडे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फैराडे। तो बिजली का मामला आते ही शराबी आदमी को याद कर लेना, बस एक ही चीज है, माइकल फैराडे। ठीक है, तो हमारे पास फैराडे ही वही बंदा है जिसने आपके पास ये खेल दिए हैं, और इसने एक नियम दिया था, सिद्धांत दिया था कि फैराडे का जो डायनमो के लिए सिद्धांत है वो कौन सा है? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या चीज होती है? मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होती है? लॉ ऑफ इंडक्शन बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है
उसी के कारण डायनमो के अंदर आर्मेचर घूमकर क्या पैदा करती है? बिजली। तो मैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करती है कौन? आपकी डायनमो। तो डायनमो में जो विद्युत पैदा होती है वो किस सिद्धांत से होती है? मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण से पैदा होती है। ये खास है और किस बंदे की देन? आपकी माइकल फैराडे। तभी कहा जाता है कि बिजली का इन्वेंटर कौन है, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंटर कौन है? तो कौन आता है? फैराडे आता है। ठीक है। अब इसी तरीके से छत से लटका पंखा, सीलिंग फैन, यह आता है क्वेश्चन कि जो आपके पास सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन किस ऊर्जा का? सीलिंग फैन घूमते हुए, ऐसे पूछता है, घूमते हुए या चलते हुए, दो वर्ड देता है, घूमते हुए या चलते हुए, किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो ये तो अभी बताया था कि छत से लटका पंखा किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। किस में आएगा भाई? हाँ, सीलिंग फैन। इसको चलाएं तो किससे चलाएगा? बिजली। ठीक है। और ये छत से लटका हुआ और घूमेगा तो कौन सी है? यांत्रिक। तो इसका मतलब है कि सीलिंग फैन जब घूमता या चलता है तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक। तो क्योंकि डायनमो का खेल है, डायनमो ने तो यांत्रिक से विद्युत बनाई और छत से लटका हुआ पंखा उसको वापिस उल्टा कर रहा है, यानी वो विद्युत को किस में लेके जा रहा है? यांत्रिक। ठीक है। घर में क्या है, जो चारा काटने वाली मशीन है, मोटर से चलती है, विद्युत से चलती है, तो कौन सी ऊर्जा को किस में बदल रही है? यही है। ठीक है। कि जो मोटर है, मोटर अगर पूछ ले विद्युत मोटर जो आपके पास ऊर्जा का रूपांतरण करती है, तो किस में करती है? यही है, विद्युत ऊर्जा को किस में लेके जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में लेके जाती है। ठीक है। तो ये थे ऊर्जा के रूपांतरण, आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद सबसे पहले अगर हम ऊर्जा की बात करें तो इकाई आपको पढ़ा रखी है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। ठीक है। और डीएमएलटी फॉर्मूला भी लिखवा रखा है, डन है। फिर ऊर्जा की इकाई आपको सीजीएस मात्रक में अच्छे से आनी चाहिए। सीजीएस मात्रक में क्या होती है इसकी इकाई? अर्घ। ठीक है। और दूसरा क्या है? रूपांतरण के साथ अपन ने कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे। अब बात आती है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, ये पढ़ना है हमने, कि गतिज ऊर्जा के कुछ न्यूमेरिकल भी करने हैं। गतिज ऊर्जा को जब आप कार्य के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है? 1/2 mv²। ये समीकरण गतिज ऊर्जा का। m क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान। याद रखें, m जो चीज है ये आपके पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु का द्रव्यमान है, और v आपके पास वेलोसिटी यानी वेग है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो गतिज ऊर्जा है वो किस भौतिक राशि के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ा जाता है कि गतिज ऊर्जा किस भौतिक राशि के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको इंग्लिश वर्जन में पढ़ें तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो किस फिजिकल क्वांटिटी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है? वेग के। क्योंकि v वेग और वेग का क्या ले रखा है तुमने? वर्ग। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि हमने अगर चाल बढ़ा दी यानी वेग बढ़ा दिया घटा दिया तो अब नई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन बड़े फेमस है। ठीक है। देखो अब जैसे पहला टैग क्या है, अगर आपको कहा जाता है कि यदि वेग पहले से, ऐसे कहता है, यदि वेग पहले से 2 गुना कर दें, कि वेग जो है वस्तु का पहले से 2 गुना कर दें तो नई गतिज ऊर्जा पहले से होगी। तो नई जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो पहले से होगी, तो वो नई गतिज ऊर्जा पहले से कितनी होगी? तो सिंपल है, निकालने का तरीका क्या होगा? देखो जो चीज इसमें बदली है वो फोकस करनी है।
अगर तुम्हें गतिज ऊर्जा का सूत्र आता है तो आपको यहां मशक्कत नहीं करनी, क्योंकि जो चीज बदली है उसी को उठाओ। यहां किसको बदला है उसने? वेग को। तो यहां वेग है, वेग क्या है? v, और v का क्या किया जाता है? वर्ग। तो यहां पे पहले वर्ग, तो करने से पहले आप देखो कितना किया है वेग में परिवर्तन, कितना किया है? दुगुना। अब दुगुना लिख के और वेग के ऊपर क्या दे रखा है इसने? वर्ग। तो वेग का वर्ग कर दो तो कितना उत्तर आ गया तुम्हारा? 4। तो यानी अब नई गतिज ऊर्जा पहले से कितने गुना हो चुकी है? 4 गुना हो चुकी है। बात खत्म। 2 का वर्ग करना है, क्योंकि वेग का क्या है? वर्ग। तो जितना वेग गुणा कर रहे हो तो उसका वर्ग करो, जितना वेग को कम किया जा रहा है उसको लिखो और उसको क्या कर दो? वर्ग। तो वही उत्तर है तुम्हारा। एक लिखो तुम कि एक वस्तु का वेग पहले से, एक वस्तु का वेग पहले से 1/3 कर दिया जाता है। एक वस्तु का वेग पहले से 1/3 कर दिया जाता है, तो वस्तु की नई गतिज ऊर्जा पहले से होगी। वस्तु का वेग पहले से 1/3 कर दिया जाता है, तो वस्तु की नई गतिज ऊर्जा पहले से होगी। यानी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी 1/3 देन फॉर्मर, तो देन न्यू काइनेटिक एनर्जी देन फॉर्मर। इसका मतलब यही है पहले वाले का। आ गया उत्तर। क्योंकि 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। क्योंकि जिसमें बदलाव होता है वही उठाओगे। उसने वेग बदला है, सिर्फ वेग बदला है तो तुम एक ही चीज बदल रहे हो तो एक ही उठाओ। वेग बदला तो वेग का क्या होता है यहाँ पे? वर्ग। तो जितना बदला उसका वर्ग कर दो, वही उत्तर है। अब उसने कहा वेग कितना किया है पहले से उसने? 1/3। बस यही उठाओ और इसका क्या कर डालो? वर्ग। तो वो कहता है नई गतिज ऊर्जा पहले से कितने गुना आ जाएगी? 1/9 गुना हो जाएगी। बात खत्म। ऐसे ही एक और लिखो। वस्तु का वेग पहले से, वस्तु का वेग पहले से 2/3 कर दिया जाए। वस्तु का वेग पहले से 2/3 कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पहले से होगी। उत्तर आ गया। सिंपल है। क्योंकि जब वेग का परिवर्तन कर रहा है तो तुमने सिर्फ वेग को टैग करना है और कुछ नहीं सोचना। सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले का अंदाजा हो कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। जो चीज बदल रहा है वो वेग बदल रहा है। वेग कितनी कर रहा है पहले से? 2/3। 2/3 का मतलब है 2/3 कर रहा है। अब 2/3 कर रहा है तो वर्ग है उसका, तो इसका भी क्या करो? वर्ग। तो उत्तर कितना हो गया? 4/9। ठीक है। ऐसे ही अब लिखो दोनों बदल जाएं, दोनों बदलें। एक दोनों का लिखो कि वस्तु का द्रव्यमान पहले से 1/4, वस्तु का द्रव्यमान पहले से 1/4 तथा वेग पहले से 2/3 कर दिया जाए तो वस्तु की नई गतिज ऊर्जा पहले से होगी। द्रव्यमान 1/4 और वेग 2/3 कर दिया जाए तो वस्तु की नई गतिज ऊर्जा पहले से होगी। अब दोनों चीजें बदली जा रही है और दोनों गुणा में। 1/2 mv² का कोई मतलब नहीं है। बस जिसको तुमने बदला उसको लिख लो और उसके ऊपर पावर कितनी होती है वो लगा दो। m था, m की पावर कितनी होती है? 1। बस 1/4 पे पावर 1 है, गुणा आगे वाली चीज कितनी गिरी है? 2/3। तो 2/3 वो वेग है। वेग का क्या करोगे तुम? वर्ग। दोनों को गुणा कर दो, उत्तर आ गया। ठीक है। क्योंकि जब गतिज ऊर्जा निकाल रहे हो तुम तो तुमने 1/2 का कोई लेना देना नहीं है। जो चीज बदली है वो ध्यान रखनी है। एक m बदला है और एक v। m कितना किया है पहले से? 1/4 इंटू, और वेग पहले से कितना किया है? 2/3। अब इस 2/3 का क्या करेंगे आप? वर्ग। अब उत्तर आ जाएगा 1/4 और गुणा में क्या होगा? 4/9। उत्तर कितना मिलेगा? 1/9। तो जो पहले से गतिज ऊर्जा आएगी अब वो कितने गुणा मिलेगी तुम्हें? 1/9 गुणा होगी। ठीक है। ऐसे ही एक और लिखो द्रव्यमान का
किसी वस्तु का द्रव्यमान पहले से आधा गुणा कर दिया जाए, वस्तु का द्रव्यमान पहले से आधा गुणा कर दिया जाए, तथा वेग पहले से 5/3 गुणा कर दें, तथा वेग पहले से 5/3 गुणा कर दें, तो नई गतिज ऊर्जा क्या होगी? द्रव्यमान पहले से आधा गुणा कर दें, वेग पहले से 5/3 गुणा कर दें, तो वस्तु की नई गतिज ऊर्जा पहले से होगी। क्योंकि द्रव्यमान पहले से कितना कर रहा है? आधा, बस तो 1/2 लिखो, और जो 5/3 का मतलब होता है 5/3 हो गया, और 5/3 का क्या करना आप लोगों को? वर्ग। आ गया आंसर। तो यानी द्रव्यमान पहले से कितना कर रहा है? वो आधा गुणा वेग कितना कर रहा है पहले से? वो 5/3, तो 5/3, और इसका क्या कर दो? वर्ग। तो ये आ गया 25/9, और साथ में इधर कितना है? 2, तो 25/18। तो नई गतिज ऊर्जा पहले से कितनी आएगी? 25/18 गुणा हो जाएगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, द्रव्यमान और वेग, क्योंकि क्वेश्चन तो आता है वेग का ही, तुम्हें जो याद रखना है। और दूसरा अब करवाऊंगा संवेग। 2 ही क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, द्रव्यमान का कोई नहीं पूछता। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गतिज ऊर्जा तथा संवेग का संबंध। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा तथा जो संवेग का संबंध होता है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। कि काइनेटिक एनर्जी को आप लिखते हो किससे? K.E से, और संवेग को आप लिखते हो किससे? P से। आपके पास गतिज ऊर्जा क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 m और v² था। अब संवेग आपको लिखवाया हुआ है, क्या होता है? mv। तो आपके पास m तो है, v है, अलग अलग करोगे तो v बच गया ना, v का इलाज नहीं है। तो आपने क्या करना है? m से ऊपर गुणा और m से नीचे, यानी m से गुणा कर दो और m से भाग दे दो, तो क्या बन जाएगा? m²। बटे में क्या आएगा? m। तो mv पूरा स्क्वायर कर दो, क्या बचेगा? 1/2m। इसका कोई मीनिंग नहीं है, जो m और v है ये इसका स्क्वायर कर दो इकट्ठा। तो mv क्या होता है? p। संवेग जो होता है ये mv होता है, तो इसको क्या लिखोगे आप लोग? p। अब ये क्या बन गया? p²। अब ये चीज है जो कभी बदलती नहीं है, तो इसको हटा दो यहां से। तो आप लिख दो काइनेटिक एनर्जी अनुक्रमानुपाती होती है किसके? संवेग के वर्ग के। ये याद रखना था। लिखने को तो मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन निकालने का तरीका भी बता दिया आपको कि आता कैसे है। तो अब आपको ये याद रखना है कि गतिज ऊर्जा संवेग के साथ किस प्रकार संबंध होती है। तो संवेग के वर्ग के क्या ली जाती है? अनुक्रमानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। यहां से क्वेश्चन क्या आता है? ये आता है कि यदि संवेग को 2 गुणा कर दें, यदि संवेग को 2 गुणा कर दें तो गतिज ऊर्जा होगी। सिंपल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा टैग ये होता है कि संवेग को तुम कितने गुणा कर रहे हो? 2 गुणा। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? संवेग का क्या लेना है? वर्ग। क्योंकि संवेग को बढ़ा रहे हो तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों आमने सामने बैठे हैं। तो इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कितना? आपने जितना संवेग में बदलाव किया, कितना किया है? 2 गुणा। 2 गुणा लेकर संवेग का क्या पड़ा है? वर्ग। तो कितना आएगा उत्तर? 4। तो नई गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी अब? 4 गुणा। ये याद रखना है। तो सिंपल है कि इफ मोमेंटम हैव टू बी चेंज देन हाउ मच काइनेटिक एनर्जी बी चेंज, तो इट्स स्क्वायर प्रॉपर्टी हैव टू बी चेंज, यानी स्क्वायर में बदलेगी हमेशा।
जैसे वेग स्क्वायर में बदलता है वैसे मोमेंटम भी किस में बदलेगा, स्क्वायर में। ये खास याद रखो। अब एक लिखो तुम क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग पहले से, किसी वस्तु का संवेग पहले से 3/4 कर दिया जाए तो नई गतिज ऊर्जा पहले से होगी। किसी वस्तु का संवेग पहले से 3/4 कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पहले से होगी। आ गया उत्तर, ठीक है। क्योंकि तुम्हें टैग सिर्फ करना है संवेग, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और वेग दो ही क्वेश्चन याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हो गया। तो संवेग कितना कर रहे थे तुम, 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4। गतिज ऊर्जा निकालनी थी। गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, संवेग। संवेग को वो पहले से कितना कर रहा है, 3/4। तो 3/4 का आप लोगों ने क्या करना है, वर्ग। उत्तर कितना बनेगा, 9/16। तो नई गतिज ऊर्जा पहले से कितनी हो जाएगी, 9/16, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन लिखो। एक वस्तु का संवेग 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। एक वस्तु का संवेग 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसका संवेग 3/4 हो जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। एक वस्तु का संवेग 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है तो संवेग 3/4 कर दिया जाए या हो जाए तो नई गतिज ऊर्जा होगी। क्या आएगा, लगाओ अंदाजा। क्योंकि ये क्वेश्चन दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। उत्तर क्या आएगा, 9/16 ही। कि उसने संवेग दिया है तुम्हें 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, उसने कहा कि इसका संवेग कितना कर दिया जाए, 3/4। तो बताइए नई गतिज ऊर्जा पहले से होगी। तो वही पूछ रहा है सेम है। संवेग से हमें क्या लेना देना है, हमने संवेग की प्रॉपर्टी से लेना देना है कि कितना बदल रहा है। कितना बदल रहा है, उसे 3/4 कर रहा है। तो वो कहता है 3/4 कर दें तो नई गतिज ऊर्जा पहले से कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब है इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूले से लेना देना है। वो कौन सा है, ये वाला। तो 3/4 कर रहा है तो 3/4 लोगे और इसका क्या कर डालोगे आप, वर्ग। उत्तर सेम आएगा, 9/16, ठीक है। तो ये जो बीच वाले टैग होते हैं ये सिर्फ उलझाने के लिए हैं, ठीक है। आगे ये कहानी थी सारी गतिज ऊर्जा की। अब आपको सिखा देते हैं एक अलग क्वेश्चन से, द्रव्यमान से। लिखो, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है जिसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो तो गतिज ऊर्जा होगी। अब आपको पूरा फॉर्मूला यूज करना है, 1/2 mv²। निकालो कितना आएगा। ये क्वेश्चन भी दिए जाते हैं फॉर्मूले के अंदर भी, कि जब द्रव्यमान और वेग आ जाए तो आपको इनके अंदर रखना है। क्योंकि ज्यादातर तो वही आते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। कई बार हो सकता है ऐसा भी दे दिया जाए, तो ये भी थोड़ा याद रखो। एक आध एग्जाम्पल आना चाहिए आपको कि द्रव्यमान भी दिया हो, वेग भी दिया हो, तो गतिज ऊर्जा कैसे निकाली जाती है। बस उत्तर आ गया। तो 1/2 m कितना आपके पास, 10। v² कितना होगा आपके पास, 25। काट दो किस पे, 5। उत्तर आ गया कितना, 125। और यूनिट याद रखनी है आपने, जूल। हो गया। तो यानी सिंपल सा क्वेश्चन आता है कई बार, बस थोड़े से सूत्र आने चाहिए आपको कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्थितिज ऊर्जा की। एक क्वेश्चन लिखो कि एक गतिमान वस्तु की ऊर्जा, एक गतिमान वस्तु की कुल ऊर्जा, गतिमान वस्तु की
कुल ऊर्जा जो है वो है 700 जूल। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा होगी, तो यही उत्तर होगा। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक स्थिर वस्तु में इतनी ऊर्जा है तो बताइए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो उत्तर यही होता है जो उत्तर दे रखा है साथ में। इसने कहा कि गतिमान वस्तु की ऊर्जा कितनी है, 700 जूल है। तो वो तुमसे पूछे इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो उत्तर क्या याद रखना है, यही, क्योंकि आंसर इसमें दिया होता है, हमने निकालने की जरूरत ना है। ठीक है, तो ये खास अटैक होते हैं इन क्वेश्चनों के, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अगर गतिज ऊर्जा पूछे तो आंसर क्या आपके पास, जितनी गतिमान वस्तु के पास है, क्योंकि उसका मास है और उसका क्या है, वेग है, दोनों की गुणा करके तो अगले ने बताया कि उसके पास इतनी ऊर्जा है, वो जब चल रही है, तो ये गतिज ऊर्जा ही है। तो उत्तर क्या होगा तुम्हारा, 700 जूल ही होगा। ठीक है, आगे अब बात आती है स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा किससे डिनोट की जाती है और कब होती है, तो ये बता दिया। ज्यादातर खेल किसका आता है, ऊंचाई का, कि जो स्थितिज ऊर्जा को हम जब भी पढ़ते हैं तो किसके लिए पढ़ते हैं, कि कोई वस्तु ऊंचाई पर विद्यमान है, ऊंचाई पर विद्यमान वस्तु की ऊर्जा, ऊंचाई पर विद्यमान वस्तु की ऊर्जा, इसे कहते हैं आप स्थितिज ऊर्जा। डिनोट क्या होता है, क्योंकि ऊर्जा का मीनिंग तुम जानते हो कि ये एक तरह का कार्य है, बल गुणा में क्या लेना है, विस्थापन। तो इसको डिनोट किससे किया जाता है, mgh से। कि स्थितिज ऊर्जा किस में लिखी जाती है, mg क्या होता है, बल, h क्या होता है, विस्थापन। तो बल गुणा क्या होती है, विस्थापन, तो mgh। ये तुम्हारे पास कौन सी एनर्जी आई है, पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी किसके अनुक्रमानुपाती है, ये दो तो फिक्स है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव किसके साथ होता है, ऊंचाई के साथ। किसके साथ होता है, ऊंचाई। m फिक्स है, g फिक्स है। g होता है 9.8, m अगले ने दिया होगा वो भी फिक्स होता है, द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो चीज कौन सी बदलेगी, आपकी ऊंचाई। कि आपने किसी वस्तु को गिरा दिया, गिराया तो वो कहाँ आ रही है, धरती की तरफ, तो उसमें पूछता है कि कौन सी ऊर्जा किस में बदल रही है, कौन सी ऊर्जा ऊंचाई पर ज्यादा थी और कम थी, कौन सी ऊर्जा धरती के पास जब पहुंचने वाली होगी तो ज्यादा होगी और कम होगी। तो जब वस्तु ऊंचाई पर विद्यमान है तो अधिकतम ऊर्जा कौन सी होती है, उसकी स्थितिज होती है। और न्यूनतम पूछे तो कौन सी याद रखनी है, गतिज। जब वो चली नहीं है, रोक रखी है, पत्थर यहाँ पे पकड़ रखा है, तो अगर पूछे कि एक ऊंचाई पर हमने पत्थर को पकड़ रखा है, तो बताइए इस ऊंचाई पर उसकी अधिकतम ऊर्जा कौन सी है और न्यूनतम कौन सी है। अधिकतम कौन सी है, स्थितिज, न्यूनतम पूछे तो कौन सी आएगी, गतिज। ठीक है, अब इसको निकालना सीखो। लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो कि एक वस्तु की ऊंचाई पहले से, एक वस्तु की ऊंचाई पहले से 2 गुना कर दी जाए तो उसकी नई स्थितिज ऊर्जा होगी। एक वस्तु की ऊंचाई पहले से 2 गुना कर दी जाए तो उसकी नई स्थितिज ऊर्जा पहले से होगी। तो जितनी ऊंचाई बढ़ाई है उतना ही उत्तर है। क्यों, क्योंकि h के ऊपर पावर कितनी है, 1। उत्तर वही आएगा, क्योंकि ऊंचाई पहले से कितनी करी आपने, दुगनी। तो गतिज ऊर्जा भी क्या, स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दुगनी। तो यानी ऊंचाई कितनी बढ़ाई आपने, 2 गुना, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा भी कितनी बढ़ जाएगी, 2 गुना। सिंपल। आधी करोगे तो कितनी हो जाएगी, आधी। 4 गुना करोगे तो कितनी हो जाएगी, 4 गुना। अगर 1/4 करोगे तो कितनी हो जाएगी, 1/4। सिंपल। ठीक है, तो ये खेल है किसका, स्थितिज ऊर्जा का। अब बात आती है एक क्वेश्चन की, लिखो कि एक वस्तु का भार, ऐसे देता है क्वेश्चन, एक वस्तु का भार 6 न्यूटन है, जो कि 3 मीटर ऊंचाई पर है, की स्थितिज ऊर्जा होगी, की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी भाई, जब भार दिया है और ऊंचाई दी है तो दोनों को गुणा करनी है, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्थितिज ऊर्जा का, क्या पढ़ा है, m v और h। तो ये आगे वाली चीज क्या होती है आपको भी बताया है,
भार, और गुणा में क्या आपके पास ऊंचाई। तो भार और ऊंचाई के साथ जब भी स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो न्यूटन वाली और मीटर वाली को डायरेक्ट क्या कर दो, गुणा। तो ये 6 है, ये 3 है, तो कितना आ जाएगा 18 जूल आ गया। ठीक है, तो यानी भार और ऊंचाई में कभी भी खेल आए, स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो भार और ऊंचाई को क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। एक और लिखो ऐसा कि एक वस्तु का भार 700 डायन है को 5 मीटर ऊंचाई पर रखा जाए। वस्तु का भार 700 डायन है को 5 मीटर ऊंचाई पर रखा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, होगी। और उत्तर याद रहे जूल में होना चाहिए, क्योंकि आंसर जूल में मिलेंगे, इसीलिए थोड़ा बदलाव किया जाता है। यह अपन ने कल ही पढ़ा है, डायन जब आ जाए और उत्तर किस में मांगा जाए, जूल में, तो डायन से कहाँ होना चाहिए, न्यूटन। ठीक है, 10 की क्या लगानी है, -5 यूज करनी है। लिख डालो, क्या आएगा उत्तर, आ गया। यानी जब कभी भी याद रहे भार और ऊंचाई दे रखी है तो आपके पास भार वो 100% डायन में यूज करता है। डायन जब भी यूज करता है, आप उत्तर निकालना चाहते हो तो गुणा 10 की क्या लगा दो साथ में -5, ये न्यूटन हो गया। क्योंकि भार जब डायन में दिया तुम्हें न्यूटन में जाना है, न्यूटन में तुम बदलाव करोगे तो 10 की पावर क्या लगाओगे, -5। और ऊंचाई दे रखी है अगले ने, कितनी दे रखी है, 5। अब ये 2 जीरो प्लस वाली है और ये क्या है, माइनस, तो 2 कम कर दो उधर, कितनी आ जाएगी, 7 गुणा 5 और गुणा 10 की -3, तो ये बन गया 35 और बटे क्या लगा दो 1000। 35 बटे 1000 का क्या बनेगा, 0.035 और साथ में क्या लगा डालो, जूल। ठीक है, आ गया उत्तर। यानी दशमलव लगाने भी आने चाहिए तुम्हें, कि जब 3 गुणा 10 की 35 गुणा -3 है 10 की, तो लिखें कैसे, तो 0.035 जूल, ये उत्तर याद रखने हैं। ठीक है, आगे ऐसे ही एक और लिखो, 7 मीटर ऊंचाई पर वस्तु में विद्यमान ऊर्जा, 7 मीटर ऊंचाई पर वस्तु में विद्यमान ऊर्जा 1 मेगा अर्ग है। 7 मीटर ऊंचाई पर विद्यमान वस्तु में ऊर्जा 1 मेगा अर्ग है, तो SI मात्रक में स्थितिज ऊर्जा होगी। तो SI मात्रक में स्थितिज ऊर्जा होगी। बताओ क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ बदलाव अगर तुम्हें आते हैं तो तुम बादशाह हो। और ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं के बदलाव तुमसे पूछे जाते हैं। हमारी गिरारियां यहीं अड़ जाती है कि इसको करें तो क्या करें, क्योंकि वो तुमसे जूल पूछना चाहता है, दिया अर्ग है। अर्ग से जब भी जूल में जाओ तो 10 की -7 लगानी है, उत्तर आ जाएगा। अब तुम्हें यह भी पता हो कि 1 मेगा क्या होता है, इसीलिए मैं कहता हूं किलो, मेगा और गीगा तुम्हें आने चाहिए। मेगा के लिए कौन सा M लगाया जाता है, बड़ा M। अब तुम YouTube रोज देखते हो, व्यू देखते हो, तो M में जो आते हैं व्यू और जो सब्सक्राइबर होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मिलियन। तो मिलियन का मतलब क्या होता है, तू बता, 1000 होता है। तू बता मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 क्या 1000। तू बता मिलियन का, रुक चो भैया, तुम बताओ मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का मतलब इक्के के साथ कितनी जीरो आएगी, 6। तू पहले क्यों बोली, अच्छा इससे है तो बोली नहीं फिर। ठीक है, बोलना है, डरना क्यों है, यहाँ के मैं AK-47 लिए थोड़ी खड़ा हूं, ब्याते गोलियां मार दूंगा। ठीक है, तो कुछ बोलोगे, जुबान से इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां चुपचाप होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, वैल्यू उसी की होती है कि हाँ ये कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ये मायना नहीं होता कि आप गलत हैं या सही है, मायना ये होता है कि आपको जवाब देना आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो 10 रेज़ टू द पावर क्या होती है, 6 अर्ग है ये।
अब वो कहता अर्घ से मुझे किस में जाना है, जूल में, तो 10 की मैं क्या लगाऊंगा -7 और यूनिट क्या आ गई जूल। उत्तर आ गया मेरा कितना 1/10 यानी 0.1 जूल। हो गया कि वो सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता है कि भाई जो ऊर्जा दे रखी है उसमें सिर्फ उसको बदलो। ऊंचाई का कोई लेखा जोखा नहीं है। ऊंचाई उसने जरूर दी है कितनी 7 मीटर कि वस्तु की ऊंचाई 7 मीटर है जिसमें विद्यमान ऊर्जा तो मतलब स्थितिज ऊर्जा दे रखी है। अब वो उसी को बदल के पूछना चाहता है कि जूल में कितनी होगी। ऐसे ही एक और लिखो, एक पहाड़ी की ऊंचाई के समान ऊंचाई पर व्यक्ति की ऊर्जा, एक पहाड़ी की ऊंचाई के समान ऊंचाई पर व्यक्ति की ऊर्जा 400 अर्घ है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, बाकी चीजें फंसाने वाली है। ठीक है, तो आपसे उत्तर पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। अब वो बदलाव नहीं पूछ रहा, उत्तर क्या है वही है जो आंकड़े दे रखे हैं। कितने आंकड़े दे रखे हैं 400 अर्घ। अगर पूछे जूल में कितनी है तो 400 गुणा में क्या लगा दो 10 की -7। ठीक है, बस यही टैग होते हैं जो आपको समझने हैं कि पहले उसने कहा पहाड़ी के समान ऊंचाई पर व्यक्ति है, वस्तु की ऊर्जा कितनी दी है उसने 400 अर्घ। वो पूछ रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा बताओ तो यही है। अगर वो पूछे जूल में कितनी है तो आपने क्या करना है 400 और गुणा में क्या लिखनी है 10 की -7 और साथ में क्या लगा डालो जूल। तो ये उत्तर बन गया 4 गुणा 10 की -5 और क्या आ गया जूल। हो गया। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना ही।